नमस्कार। आज हमारे जो संस्कृत पार्टी के श्री देव पुजारी जी, तो आज हम इसी चर्चा करेंगे संस्कृत युवा चुनाव के संदर्भ में। सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति से युवाओं को क्या फायदा हुआ, संस्कृत के संदर्भ में बात करें। संस्कृत ज्ञान भाषा है और इसलिए भारतीय ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना संस्कृत के संभव ही नहीं। अब भारतीय छात्रों को पहले ये विषय की उपलब्धता नहीं थी। भिन्न भिन्न कारणों से शिक्षा संस्थानों में विषय पढ़ाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता था, या फिर विज्ञान के छात्र, वाणिज्य विभाग के छात्र ये सब संस्कृत ले नहीं सकते। विभाजन था, केवल कला संकाय के ही छात्र संस्कृत ले पाते। अभी ये सभी बंधन इस नई शिक्षा नीति में टूट गए। अभी कोई भी छात्र किसी भी विषय को पढ़ सकता है। कुछ विषय उसके मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं, उसको मेजर माइनर भी कहते हैं। किंतु यदि शिक्षक उपलब्ध है तो संस्कृत विषय भी वो पढ़ पाएंगे, चाहे उनका मूल विषय चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे अभियंत्रण शास्त्र हो, चाहे प्रबंधन शास्त्र हो, कुछ भी हो सकता, किंतु उसके साथ साथ वो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। ये एक सबके लिए खुला कर दिया गया है, ये बहुत ही उपयोगी बात है। सर, संस्कृत से किस प्रकार रोजगार हासिल किया जा सकता है? मुख्य तो मैंने कहा कि ये ज्ञान भाषा है, इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में लोग प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये उपयोगी अधिक है। जो अनुसंधान में जाना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी है। इनके अनुसंधान से हम पेटेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक 10 पेटेंट प्राप्त किए गए हैं। अभी समस्या भारत में यह है कि युवाओं को ये समझ में नहीं आता है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए। वो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न करने पर उनका उत्तर आता है कि धन कमाने के लिए। वास्तव में धन कमाने के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 12वीं होने के बाद वो व्यवसाय प्रारंभ कर देगा, तो जब तक वो डॉक्टरेट होता है तब तक तो वो व्यवसाय में स्थिर होकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। डॉक्टरेट होने के बाद उसको अधिक से अधिक प्राध्यापक की नौकरी मिलेगी तो 70,000 72,000 से आरंभ होगी। तब तक उसका समय उस जीवन में स्थिरता का आ गया होगा और वो कई लाख कमा रहा होगा। तो ज्ञान के क्षेत्र में जाना और धन की अपेक्षा करना, ये एक विचित्र मानसिकता है। आप धन के क्षेत्र में जाइए तो धन की अपेक्षा करेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में आएंगे तो ज्ञान की अपेक्षा करेंगे। तो इसलिए संस्कृत के क्षेत्र में आने पर हमको पैसा कैसे मिलेगा, ये भी कोई पूछता है तो उसके चिंतन में गड़बड़ है, ऐसा हम समझते हैं। सर, नई शिक्षा नीति से जो है संस्कृत को कितना फायदा हुआ? क्या लोगों का मतलब रुचि बढ़ी है संस्कृत में उसके बाद? शिक्षा नीति के परिवर्तन से रुचि नहीं बढ़ती, उपलब्धता बढ़ी। जिनको पहले अवसर नहीं था पढ़ने का, उनको अवसर प्राप्त हो गया। रुचि निर्माण करना तो हमारे जैसे संस्था संगठनों का काम है, या संस्कृत जगत में जो लोग हैं उनका काम है। बाकी ये नीतियां तो सबके लिए सुविधा उत्पन्न करने की काम करती है और वो उन्होंने किया है शिक्षा। सर, संस्कृत भारती या कर्मकांड शिक्षा देता है और नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, और देता है तो क्यों नहीं देता है? संस्कृत जगत में कर्मकांड एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। वो समाज की आवश्यकता है, इसलिए लोग वेद मंत्रों को रखते हैं और भिन्न भिन्न 16 संस्कार हैं, उस समय उसका प्रयोग करते हैं। वो एक हिस्सा है, किंतु संस्कृत ये ज्ञान का सागर है। इसमें
विश्व के सभी विषय अंतर्भूत हैं। इसलिए केवल कर्मकांड तक सीमित संस्कृत नहीं है, बहुत ही विशाल संस्कृत का क्षेत्र है। सर, अभी देश की जो सरकार है वो संस्कारों की बात करती है, लेकिन चुनाव में यह मुद्दा नहीं बनता संसद, तो उसके पीछे क्या कारण है? चुनाव में तो जो व्यक्ति जीत पाता है उसी को कोई भी दल अपना टिकट देता है। अब उसको मतदान करने वाले लोगों ने सोचना चाहिए कि हम किसको मतदान कर रहे हैं। किंतु हमारे देश में ये भी एक समस्या है कि व्यक्ति कितना अच्छा है या बुरा है, या उसके इच्छाएं, व्यवहार ये कैसे है, इसका कोई मायने नहीं है। ऊपर यहाँ विधायिका में जाकर, संसद में जाकर उसको पार्टी का व्हिप का पालन करना है। उसका अपना मत क्या है इसका कोई महत्व नहीं है वर्तमान जो पद्धति है उसमें। और इसीलिए व्यक्ति के तरफ देखकर कोई मतदान करता भी नहीं, वो पक्ष की ओर देखता है, पक्ष की नीतियों को देखता है। और इसीलिए कौन कितना अपराधी है, इसके पास कितना धन है, कौन कितना निर्धन है, कौन कितना अशिक्षित है, इसका कोई मायने ही नहीं है। तो आज की पद्धति, यदि पद्धति बदल जाए तो फिर करते हैं। सर, बयान के गिरते स्तर को आप किस तरह से देखते हैं, राजनीति में? अब जैसा संस्कार होगा वैसे ही वक्तव्य आएंगे, वैसे ही बोलेंगे। तो वो तो उनकी पृष्ठभूमि क्या है इसी पर निर्भर है। वो कोई दल विशेष का अधिकार नहीं है, वो तो हर व्यक्ति के मुख से निकलने वाले बोल हैं। तो कुछ लोग गाली गलौज ही करते हैं, उनका संस्कार ऐसा है। कुछ लोग दूसरों की निंदा करने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं, ऐसा उनका संस्कार है। मेरे मत से तो दूसरों की निंदा करना ये गीता में भी पाप माना है। और इसीलिए अपनी बात कहना ये तो ठीक है, दूसरे की निंदा करना है इसका कोई अर्थ नहीं। सर, संस्कृत की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संस्कृत भारती क्या कर रही है? संस्कृत भारती तो उसी के लिए लगी है, दूसरा कोई काम ही नहीं है संस्कृत भारती। और इसीलिए हमारे जितने भी गृहस्थ कार्यकर्ता हैं वो सेवा भाव से इस संगठन में काम करते हैं। और कई पूर्णकालिक हैं जो अपना पूरा समय देकर काम करते हैं। अविवाहित हैं, पूरा समय इसी में लगाते हैं। हमारा मुख्य काम जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय नहीं पढ़ रहे हैं या जिनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, ऐसे समाज को संस्कृत पढ़ाते। इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि उनमें संस्कार आ जाए और समाज जीवन संस्कारित बने। यदि समाज जीवन संस्कारित बनेगा तो ये राष्ट्र निश्चित उन्नति करेगा। दूसरी बात, ये ज्ञान भाषा होने के कारण कुछ लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में ज्ञान को प्राप्त किए हुए लोगों की संख्या बढ़ेगी तो कोई भी देश विकसित हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ज्ञान आयोग की रचना की, जिसके अध्यक्ष थे सैम पिट्रोडा। उन्होंने जो वृत्त प्रधानमंत्री को सौंपा उसमें एक पंक्ति महत्वपूर्ण थी। उसमें लिखा था, नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी विल प्रिवेल इन कॉम्पिटिशन। विश्व में जो प्रतिस्पर्धा है विकास, उसमें वही देश आगे होगा जिसके पास ज्ञान है। और इसलिए हमारे पास हमारे पूर्वजों ने जो छोड़ा हुआ ज्ञान है वो हम प्राप्त करेंगे। पश्चिम का ज्ञान है, उसको हमने प्राप्त किया ही है, कर भी रहे हैं, किंतु
पूर्वजों का ज्ञान अभी उतनी मात्रा में छात्र अपना नहीं रहे। वो यदि प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तो भारत ज्ञान के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन जाएगा। तो फिर हम विकास में सर्वोच्च श्रेणी में आए। इसलिए हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं, समाज को संस्कृत सिखाना चाहते हैं, ताकि वो ज्ञान की ओर अग्रसर हो और संस्कारी हो। सर संस्कृत परिवार क्या है? जिस परिवार में संभाषण संस्कृत में ही होता है, व्यवहार संस्कृत में ही होता है, वो परिवार संस्कृत परिवार या संस्कृत कुटुंब में। हमारी मान्यता ये है कि यदि संस्कृत भाषा आती है परिवार में, तो कई दोष दूर हो जाते हैं, संस्कार अधिक प्रबल हो जाते हैं। जैसे संस्कृत में गाली गलौज करना, दूसरा अतिथि देवो भव, ये संस्कार है। मातृदेवो भव, ये संस्कार है। आज परिवारों में माता पिता को वृद्धाश्रम ले जाने की ओर नई पीढ़ी बढ़, उनके बाद धन देकर माता पिता को वहां रख देते हैं तो अपने स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उनके ऊपर संस्कार मम्मी शब्द का है, माँ इस शब्द का नहीं, संस्कृत में माता कहते हैं। तो माता यदि शब्द का उच्चारण करेंगे तो मातृदेवो भव, ये संस्कार भी होगा। और यदि माता देवता है, ये संस्कार बचपन से उनके मन पर अंकित होगा, तो वो माता की सेवा ही करेंगे, पिता की सेवा ही करेंगे, उनको वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए संस्कार आए परिवार में, इसलिए हम संस्कृत भाषा का आदर करते हैं। जिस परिवार में अतिथि आता है उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वो भगवान, और इसलिए उसका आदर स्वागत अन्य परिवारों की तुलना में तो अधिक अच्छा होता है। या बाकी परिवार में, हिंदू परिवार में होता है आवाज, क्योंकि वो संस्कार पहले से ही मस्तिष्क में स्थिर है। वो संस्कृत बोले चाहे नहीं बोले, तो समाज में संस्कार है ही। तो इसीलिए ऐसा ही समाज का आचरण ठीक है। इसी के लिए हम घरों में संस्कृत लाने का प्रयास करते हैं। संस्कृत आएगी तो स्वाभाविक भारतीयता भी आएगी। जैसे संगीत, तो भारतीय संगीत के प्रति ही रुचि रही, पाश्चात्य संगीत के प्रति रुचि नहीं रही। पाश्चात्य संगीत ये ताल प्रधान है, भारतीय संगीत ये सुर प्रधान। तो सुर प्रधान संगीत सुनने से मन को सुकून प्राप्त होता है, मन को आह्लाद प्राप्त होता है। और ताल प्रधान संगीत सुनने से हर एक अंग चलता है, व्यक्ति नृत्य करने के लिए प्रवृत्त होता है, और फिर हृदय की गति भी बढ़ती है, तो विकार उत्पन्न होते हैं। तो रोगग्रस्त होना है तो पश्चिम का संगीत सुनना चाहिए। तो डीजे इत्यादि में आजकल लोग रुचि ले रहे हैं, उन सबका आरोग्य उसके कारण खराब होना ही है। भारतीय संगीत में ऐसा नहीं है। जैसे नृत्य चल रहा है, भारतीय नृत्य, उसमें श्रृंगार रचना है, किंतु उससे काम वासनाएं प्रवृत्त नहीं है। किंतु पाश्चात्य नृत्य में काम वासनाएं प्रवृत्त है। तो श्रृंगार रस भी जीवन का अंग है, किंतु उससे हानि नहीं होती यदि भारतीय पद्धति से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब संस्कृत जगत से संबंधित है। नृत्य भी भारत में संस्कृत से संबंधित है, संगीत भी संस्कृत से संबंधित है। ये एनडीटीवी में हर शनिवार को एक आधे घंटे का संस्कृत कार्यक्रम आता है। उसमें वो वार्तावली सुना, उसमें एक विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार रहता है। तो उसमें जयपुर घराने के एक द्रौपद धमार के गायक मुसलमान
उनका साक्षात्कार हुआ, तो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने कहा कि जिसको सामवेद नहीं आता उसको संगीत ही नहीं आता। फिर एक नृत्यांगना जो पद्म विभूषण प्राप्त है उसका साक्षात्कार उसने इसी कार्यक्रम में वार्ता हुई। उसने कहा कि यदि आप भाव को नहीं जानेंगे तो रस उत्पन्न नहीं होगा, और रसोत्पत्ति नहीं नृत्य के द्वारा होगी, तो केवल नर्तक चेष्टा रहेगी। तो यदि भाव को समझना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों को तभी जान पाते हैं जब शब्दों की व्युत्पत्ति समझ में आती है। तो इस प्रकार दोनों महान कलाकार, एक तो डागर बंधु और एक है नृत्यांगना, वो भारतीय। तो इन सबके कथन से यही सिद्ध होता है कि चाहे कला जगत हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, यदि उसमें भारतीयता का पुट चाहिए तो उसमें संस्कृत का योगदान हो सकता है। सर, मेरा अगला सवाल है कि संस्कृत हिंदी के जितने करीब है उतनी ही तमिल के भी करीब है। अभी ऐसी कोई भी भारतीय भाषा नहीं है जो सभी के बीच में समन्वय स्थापित कर सके पूरे देश में। क्या संस्कृत इस गेप को काट सकती है? निश्चित, वही एकमात्र भाषा भारत में है जो प्रादेशिक नहीं है, और इसीलिए अन्य प्रदेशों में उसका विरोध नहीं, स्वागत है। क्योंकि हर प्रदेश की अपनी भाषा संस्कृत से ही निकली हुई होने के कारण वो उसका स्वागत सभी प्रांतों में होता है। बाकी कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसका स्वागत सभी प्रांतों में। संस्कृतोद्भव होने पर भी भाषाएं प्रदेश की भिन्न भिन्न है, और इसीलिए कर्नाटक में कन्नड़ का विरोध, तमिलनाडु में कन्नड़ का विरोध, हिंदी का विरोध, कर्नाटक में हिंदी का विरोध, फिर बंगाल में अपनी ही भाषा के बारे में इतना अधिक अभिमान है कि वो दूसरी भाषा बोलना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये सभी भाषा के झगड़े भारत में है, और इसीलिए दूसरी भाषा को स्वीकार करना बहुत है। किंतु संस्कृत सबके लिए प्रिय है, स्वीकार्य है, क्योंकि सभी भाषाओं के साहित्य को समझना है। तो बिना संस्कृत समझे साहित्य का अर्थ ही समझना है। उदाहरण के लिए वंदे मातरम गीत किस भाषा में है, ये मैं लोगों से पूछता हूँ तो उनका उत्तर आता है कि वो संस्कृत भाषा है। फिर मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ, कवि तो संस्कृत भाषी नहीं थे, वो तो बंगला भाषी थे, और उन्होंने आनंद मठ उपन्यास में पहली बार ये कविता सम्मिलित की थी। ये उपन्यास तो बंगला भाषा में है, तो गीत तो स्वाभाविक बंगला में होगा। फिर उनको समझ में आता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये गीत बंगला भाषा में लिखा, किंतु बंग भाषी स्वयं उसका अर्थ बताने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कृत शब्दों की ही प्रचुरता है। तो जब तक संस्कृत नहीं समझेंगे तब तक अपने भाषा का साहित्य भी समझना है। वही उदाहरण मैं मराठी का भाषा के लिए, वहाँ सावरकर नाम के अर्वाचीन कवि हुए। प्राचीन कवि तो संस्कृत प्रचुर साहित्य लिखते ही थे, किंतु अर्वाचीन कवियों में भी सावरकर जैसे लोग हैं जिनके गीतों की पंक्तियाँ ही संस्कृत में। एक बहुत प्रसिद्ध गीत महाराष्ट्र में है, वो प्रसिद्ध इसलिए भी हुआ कि मंगेशकर परिवार ने उसको समूह गीत के रूप में गाया। तो जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे, ऐसी दो पंक्तियां हैं प्रारंभ। अब ये दो पंक्तियां पूरी संस्कृत है, बाकी गीत मराठी है। तो संस्कृत का अध्यापक भी जब तक संस्कृत नहीं जानता तब तक कक्षा में इन दो पंक्तियों का अर्थ बताने में सक्षम नहीं है। तो ये सभी भाषाओं के साहित्य के तरफ है, और इसीलिए संस्कृत भाषा पढ़ना ये सभी के लिए लाभकारी है।
भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका